लाइट में अभी तक हम जो भी चीज स्टडी कर रहे थे दैट वाज रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी के नाम से हम उसको पढ़ रहे थे। उसमें हमने लाइट को कैसा माना, उसमें हमने लाइट को माना कि वो एक किरण के जैसे चलती है, सीधी बिल्कुल, जैसे धनुष से निकली हुई तीर, ऐसे गोली जैसे चलती है प्रकाश की किरण। और उस पर बेस्ड हमने सारे फिनोमिनाज स्टडी किए, पढ़ाई किया। आज हमारा जो एक टॉपिक है नेक्स्ट उसके बाद, उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं उसको हम बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। ये किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी में क्या डिफरेंस है, और इस पर बेस्ड आज हम चीज़ें जो वेव ऑप्टिक्स की हैं उनकी पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये हैं सब क्या चीज़ें। देखिए, हमने सबने पढ़ा हुआ है कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो एक प्रकार की ऊर्जा है। सबने पढ़ा हुआ है। अगर ये एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, तो ये भी चलती है। जैसे वहां पर आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से लाइट यहां तक आ जाती है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो इसका ये है कि सूर्य निकलता है और उसकी जो लाइट है वो अर्थ तक आ जाती है, इतनी दूर, बहुत किलोमीटर्स दूर यहाँ अर्थ तक उसकी लाइट पहुंच जाती है। तो हम समय समय पर लगातार यही सोचते रहते हैं कि आखिरकार ये जो लाइट चलती है वो किस रूप में चलती है, क्योंकि लाइट ऊर्जा का एक रूप है। और अगर प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंच जाता है, ये समय समय पर हम सोचते रहते हैं। उसमें हमको कुछ मेथड्स मिले, जैसे कि ऊर्जा के एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के, लाइट को यहीं छोड़ दो। अब हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि ऊर्जा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के कितने तरीके हैं। तो कोई भी एनर्जी हो, मैं लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एनर्जी हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, हमने देखे। जैसे एक तरीका तो ये हमने देखा हुआ है, मैं एक बार और बताऊं आपको कि यही चीज अगर मुझे मैकेनिक्स में बतानी होती, यांत्रिकी में बतानी होती, तो वो चीजें ज्यादा आसान होती हैं, क्योंकि वो सब चीज हमको दिखती हैं उसमें। लेकिन लाइट के केस में कि लाइट एक ऊर्जा है और वो एक जगह से दूसरी जगह तक चलती है, ये हमको दिखती नहीं है, तो इसको बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और आपको इसके बारे में इमेजिन ही करना पड़ेगा, आपको इसको कल्पना ही करनी पड़ेगी, आपको उसको सोचना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाएंगे। अगर आप कल्पना नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि हमको दिखता नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से आता हूं वापस अपनी बात पर कि अभी तक अपने नेचर में ऊर्जा के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के हमने मेनली दो तरीके देखे हुए हैं। मैं फिर से बता दूं, मैं लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं। फिर मैं इससे जोड़ूंगा कि लाइट भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये भी ऐसे चलेगी। फिर तो ऊर्जा के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के हमने अभी तक दो तरीके देखे हुए हैं। एक तरीका तो ये है कि आप धनुष और बाण लीजिए और धनुष और बाण में बाण को चढ़ाइए और उसको ऐसा खींचिए। तो जब आप ऐसा खींचेंगे तो आप बल लगाएंगे, आप विस्थापन करेंगे, आप बल लगाएंगे, आप विस्थापन करेंगे, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप कार्य करेंगे। और कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम जो काम करेंगे, हमारी एनर्जी खर्च हो गई, लेकिन हमारी एनर्जी कहाँ चली गई? तो आंसर है हमारी एनर्जी बाण के पास चली गई, एरो के पास चली गई, तीर के पास चली गई। अब अगर मैं इसको ऐसा खींच करके छोड़ देता हूं, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो तीर बड़ी जोर से ऐसे जाएगा और जिस चीज से भी टकराएगा उसको वो एनर्जी मिल जाएगी। कौन सी एनर्जी मिल जाएगी?
उसको वो एनर्जी मिल जाएगी जो हमने उसको खींचते वक्त दी थी। तो अगर धनुष में तीर को खींचते समय हमने उसको 2 जूल एनर्जी दी, उसको दे दी हमने, और इसके बाद हमने छोड़ दिया, तो वो जिस चीज से भी टकराएगी उसको कितनी एनर्जी दे देगी जाके? 2 जूल दे देगी जाके। तो आपने देखा कि हमारी एनर्जी यहां से चल के वहां तक चली जाएगी, पहुंच जाएगी। लेकिन कैसे जाएगी? ये जाएगी बिल्कुल ऐसा सीधी, स्ट्रेट सीधी जाएगी और तीर जैसे जाएगी, गोली जैसे जाएगी। बंदूक से गोली आप चलाते हैं तो ऐसे जैसे ही ट्रिगर कोई दबाता है तो उससे गोली निकलती है और बड़ी जोर से जाके सामने की चीज पर टकराती है, दीवार पर टकराएगी। उसके पास जितनी भी एनर्जी होगी वो दीवार को मिल जाएगी। मींस अब आप देख रहे हैं गोली के पास जो ऊर्जा है, तीर के पास जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक हम पहुंचा पा रहे हैं। तो ऊर्जा पहुंचाने का ये तरीका कौन सा है? तीर वाला तरीका। बिल्कुल सीधी चली जाए एनर्जी और जाके वहां पर जो भी सामने चीज आएगी उसको मिलेगी। एक तो ये तरीका ऊर्जा के पहुंचने का, ऊर्जा के एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का हमारे पास है और हमने देखा है और सब बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा मेथड जो हमने देखा है कि उस मेथड से भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? तो वो मेथड आपने क्लास 11th में वेव में देखा है, तरंग में देखा हुआ है। तरंग में कैसे मेथड था कि पानी होता है, एक तालाब है, तालाब में आपका बिल्कुल ठहरा हुआ पानी है, रुका हुआ। तालाब का पानी बहता नहीं है, ठहरा हुआ पानी है। अब अगर ठहरा हुआ पानी है तो हमने उस पर एक पत्थर डाल दिया। जब हम उस पर एक पत्थर डालते हैं तो वो पत्थर आता है और पानी के जिस टुकड़े पर पड़ता है, पानी के जिस पार्टिकल पर पड़ता है, जिस जगह पर पत्थर वो पड़ता है, वो पानी को क्या करता है? दबाता है नीचे की तरफ। पत्थर गिरा, उस जगह का पानी नीचे की ओर दबा, एक गड्ढा जैसे दिखता है आपको, तो पानी नीचे की ओर दबा, पर प्रत्यास्थता की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से, प्रत्यास्थता हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर हम उस मटेरियल को डिफॉर्म कर देते हैं, विरूपित कर देते हैं उसको, तो वो पदार्थ फिर से अपनी वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। दिस इज इलास्टिसिटी। तो हम जब पत्थर फेंकते हैं तो पानी को वो नीचे दबाता है और प्रत्यास्थता की वजह से पानी फिर ऊपर आ जाता है और गति के जड़त्व की वजह से वो बार बार ये ऐसे चलना शुरू कर देता है। तो उसमें दोलन होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोलन होना स्टार्ट हो जाते हैं तो अगर उस पानी को आप ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखो तालाब में, ऊपर जाके और एक पत्थर गिराओ, हेलीकॉप्टर से ऊपर जाओ और वहां से तालाब में एक पत्थर गिराओ और फिर उसको देखो, वो आपको कैसे दिखता है। मैं उसका एक छोटा सा पिक्चर आपके सामने बना के दिखाता हूं। आप सबने कहीं ना कहीं जरूर देखा है। सबसे पहले यहां पर जब हमने पत्थर गिराया तो वो पानी का होता क्या है? तो आंसर है वो डिस्टरबेंस से ये पानी दबता है नीचे की तरफ और फिर प्रत्यास्थता की वजह से ऐसा ऊपर आता है। गति के जड़त्व की वजह से ऐसे यहां पर पहले था, पत्थर मारा गया तो नीचे दबा, प्रत्यास्थता की वजह से ऊपर आ रहा है, लेकिन यहां रुकता नहीं है। पहले यही था पर वापस आते वक्त वो यहां रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वापस आते वक्त उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, गति का जड़त्व आ गया, तो वो और ऊपर निकल जाता है। अब और ऊपर निकल गया तो फिर यहां पर प्रत्यास्थता की वजह से वापस अपनी जगह पर आना चाहता है, तो फिर यहां पर आया, लेकिन गति के जड़त्व की वजह से फिर यहां रुक नहीं पाया, वो फिर नीचे निकल गया। तो ये एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो आपने महसूस किया होगा हमको ऐसे छल्ले दिखते हैं उसके चारों तरफ। ऊपर से देखने पर इमेजिन कीजिए कि तालाब में आपने एक पत्थर फेंक दिया तो ऐसे छल्ले बनके यूं ऐसे उसकी तरंग निकलना स्टार्ट हो जाती। एक छल्ला हमको यहां दिखता है, नेक्स्ट हमको यहां दिखता है, नेक्स्ट हमको यहां दिखता है, उसके बाद वो हमको यहां पर दिखता है, ऐसे चलना शुरू कर देता है। और ये हमने क्या बनाए हैं? ये हमने बनाए हैं कि इस जगह का पानी दबा
तो यहाँ का पानी कैसा है, उठा हुआ है ऊपर की तरफ, दिखता है ना आपको। फिर यहाँ का दबा हुआ है तो यहाँ का पानी ऊपर की तरफ उठा हुआ है। फिर यहाँ का दबा है तो यहाँ का ऊपर उठा है, यहाँ का दबा है तो यहाँ को ऊपर उठा है। और हम देखते हैं कि ये वेव, ये जो लहर है, ये लहर कुछ देर बाद चलते चलते और तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। तो यहां पर जो हमने एनर्जी दी पत्थर के द्वारा, वो एनर्जी चारों तरफ फैल के चलती है और ऐसा चारों तरफ पहुंच जाती है। तो जब आप ऊपर से देखते हैं तो ये आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कहीं का पानी दबा हुआ, फिर उसके बगल में उठा हुआ थोड़ा सा पानी, फिर दबा हुआ, फिर ऊपर उठा हुआ, फिर दबा हुआ, फिर उठा हुआ, फिर दबा हुआ, फिर ऊपर उठा हुआ। और हम बोलते हैं कि ये क्या चल रही है, लहर चल रही है, हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपने कहां से देखा, इसको ऊपर से। इसको थोड़ा जरा साइड से जाके देखिए। हम आपको इसे 3 तरह से दिखा सकते हैं, 3 तरह से। ये आपने अभी तालाब में पत्थर मारा, आप हेलीकॉप्टर से गए, तालाब में एक पत्थर गिराया और आप ऊपर से देख रहे हैं, तो ये दिखता है आपको। अब आप नीचे आ गए, किनारे पर आ गए, और किनारे पर आने पर आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं और इस लहर को देख रहे हैं ये कैसे चलती है। तो ये आपको कैसे दिखेगी, यहाँ का पानी नीचे दबा हुआ है, यहाँ का पानी ऐसा ऊपर उठा हुआ है, फिर यहाँ का दबा हुआ है, फिर यहाँ का उठा हुआ है, फिर ये दबा हुआ, ये उठा हुआ, ये दबा हुआ और ये ऐसे उठा हुआ, ऐसे। और आप देखते हैं कि दबा हुआ, फिर उठा हुआ पानी, फिर दबा हुआ है, फिर ऊपर उठा हुआ है, फिर दबा हुआ, और ऐसे ये जा रही है। तो जब आप यहाँ पर खड़े होकर इसको देखेंगे साइड से, तो ये आपको ऐसा चलता हुआ नजर आएगा। नहीं समझ में आया? तो किनारे साइड से देखोगे, साइड से देखो, इसको मत देखो, जो आपकी ओर आ रहा है उसको नहीं देखना आपको। ऐसा नहीं है कि लहर आपकी तरफ नहीं आ रही है। अगर आप तालाब के किनारे खड़े हैं तो ये लहर आपकी ओर भी आ रही है, देखो आ रही है लहर आपकी ओर। उसको मत देखिए, साइड वाले पानी को देखिए। तो आप इमेजिन करिए वो कैसा दिखेगा। वो आपको ऐसा दिखेगा कि पानी अभी यहाँ पर दबा हुआ है, उसके बगल वाला पानी थोड़ा ऊपर है, फिर नीचे दबा हुआ, फिर ऊपर है, ऐसे। तो इस तरह की एक पैटर्न, एक प्रारूप आपको दिखता है। और ये कहाँ से देखने पर दिखता है हमको? साइड से देखने पर। ऊपर से देखने पर हमको रिंग दिखते थे, साइड से देखने पर हमको ये पैटर्न दिखता है। अब एक और तरफ से देखिए। अब आप सीधे यहाँ खड़े हो जाइए। जब आप यहाँ खड़े हो जाइए या यहीं खड़े होकर देखते, और अब आप उस पानी को देखिए जो आपकी तरफ आ रहा है। बात समझ में आई? तो जो आपकी तरफ लहर आ रही है, आप उसको देखिए, वो आपको कैसा दिखेगा? वो आपको ऐसा दिखेगा। ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर, या आपको आया होगा अगर आप कभी समुद्र के किनारे गए होंगे। तो जब कोई समुद्र के किनारे खड़ा होता है और उसकी तरफ ऐसे लहर आ रही होती है, सोचो वो लहर कैसे आती है। हम देखते हैं कि बड़ी दूर से पानी पे एक उठी हुई लहर है ऐसे ऊपर की तरफ, और वो लहर हमारी तरफ चली आ रही है। पहले वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, और ऐसे आके हमसे टकराई। या हम दूर हैं तो नहीं टकराई, लेकिन वो ऐसे आती है, बिल्कुल एक दीवार जैसे चली आती है ये चीज। तो इतने तरीके के पैटर्न हमने इसमें देखे। मेनली हम उसका साइड व्यू आपको दिखाते हैं। और ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, ये तरंग का प्रारूप है। ऐसी ही वेव आप बनाते रहें, और वेव के माध्यम से पत्थर यहाँ मारो, लेकिन वो एनर्जी किनारे तक पहुंच जाती है। तो एनर्जी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक ये भी तरीका है कि वो कौन से रूप में चलती है, वेव फॉर्म में चलती है। तो ये भी एक मेथड है। तो ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके। एक तरीका कौन सा है? एक तरीके में तो ऊर्जा बिल्कुल स्ट्रेट चल रही होती है, ठीक है, उसमें वो मुड़ती उड़ती नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करती, बिल्कुल सीधे चलती है और जाकर सामने वाले को एनर्जी दे देती है।
दूसरा तरीका हमारा ये वाला तरीका है। इस तरीके में क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस तरीके में अगर आप यहां पर खड़े हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप इस जगह पर खड़े हैं तो आपके पास एनर्जी कैसी आई, मैक्सिमम। उठा हुआ लहर आई आपकी तरफ, तो ये एनर्जी कैसी आई, मैक्सिमम। फिर थोड़ी देर बाद ये चीज आपसे टकराएगी, अभी ये आपसे टकराई है, थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट आपसे टकराएगा, तो कैसी एनर्जी आई, 0 मिनिमम। फिर थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट, ये वाली नीचे वाली लहर आपसे टकराएगी, तो फिर आपको धक्का देगी, मैक्सिमम एनर्जी। फिर ये वाला पॉइंट आपसे टकराएगा आके, 0 एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। फिर मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0। इसमें एनर्जी के चलने का तरीका देखिए कैसे है। इसमें एनर्जी के चलने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये एनर्जी हमको कैसे मिलती है, हमको एनर्जी मिली मैक्सिमम। फिर कैसी मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। फिर मैक्सिमम मिलेगी, फिर मिनिमम मिलेगी, फिर मैक्सिमम। तो आप एक ही जगह खड़े रहिए, लेकिन आपको मिलने वाली एनर्जी कैसी होगी, अधिकतम होगी, फिर न्यूनतम होगी, फिर अधिकतम होगी, फिर न्यूनतम होगी, फिर अधिकतम होगी, फिर न्यूनतम होगी। ये है। और इससे पहले वाला तरीका कौन सा था, तीर धनुष वाला तरीका। उसमें एनर्जी एक जैसी बिल्कुल आती है, लेकिन बिल्कुल सीधी चल के आती है, और इसमें सीधी चल के नहीं आती। ये वो वाला तरीका है कि आपके पास एक रस्सी है, रस्सी बंधी हुई है उस तरफ, और उसका एक किनारा पकड़ कर आप ऐसा झटक देते हैं उसको, और हम देखते हैं कि हमने रस्सी का एक सिरा केवल झटका दिया हुआ है, लेकिन मेरे द्वारा जो ये एनर्जी रस्सी को दी गई है, हमने बल लगाया, विस्थापन किया, तो हमने काम किया, कार्य किया, हमने अपनी एनर्जी खर्च कर दी। अगर हमने अपनी एनर्जी खर्च कर दी तो वो कहाँ चली गई, रस्सी के पास चली गई। अब रस्सी के पास जो एनर्जी गई इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, वो एनर्जी हम देखते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। ये वाला पैटर्न उसमें यूज होता है। तो इस एनर्जी के चलने में हमने एक चीज क्या देखी है, एक चीज ये देखी है, फिर से तीर धनुष वाले तरीके में एनर्जी कैसे चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, और उसमें ये कम ज्यादा का कोई पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। इस वाले पैटर्न में एनर्जी जब चलती है तो देखिए, एक तो सीधी नहीं चलती, तो कैसे चलती है, आंसर है फैल के चलती है। ये कैसे पता चला फैल के चलती है, देखो जब आप पत्थर यहां मारते हो तो क्या केवल एनर्जी इधर जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर इधर चारों तरफ चलती है, फैल के चलती है। लेकिन तीर धनुष वाले में आप अगर इधर की तरफ तीर मार देते हो तो क्या चारों तरफ तीर जाते हैं, फैल के नहीं जाती एनर्जी। तो ये भी एक डिफरेंस है, आप समझते जाइए इसको कि ये एक डिफरेंस है। एक तो फैल के चलती है, और मेरे पास एनर्जी ये वाला पैटर्न में जब ऊर्जा चलती है तो फैल के चलती है, ऐसे प्रसारित होकर चलती है। आई हैव वन अनदर एग्जाम्पल, द वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, कि अगर आपके पास या आपके घर में ये एक कमरा है यहां पर, ठीक, आपके घर में ये एक कमरा है, और इस कमरे में कहीं से कोई ओपनिंग नहीं है, कोई खुला हिस्सा कहीं से नहीं, चारों तरफ से दीवारें बिल्कुल बंद हैं, केवल एक खुला हिस्सा ये हमने रखा, ठीक है। और यहां इस दरवाजे के सामने हमने लाइट का एक सोर्स लगा दिया, कुछ भी रख दिया, सन निकल आया या बल्ब जला दिया हमने, कैंडल लगा दिया, कुछ भी, लाइट का एक सोर्स लगा दिया, सूर्य निकल आया, ये समझ लो आप। तो सूर्य निकल आया तो वहां से दो तरीके अब तक एनर्जी के हमने देखे। एक तरीका कैसा, बिल्कुल सीधा चलने का, और वो ना तो कम होगा और ना ज्यादा होगा, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस एनर्जी देगा आपको। तो एक तरीका तो ये है, अगर उस तरीके से एनर्जी जाएगी तो कमरे का सिर्फ इतना पोर्शन ही लाइट अप हो पाएगा। अगर उस पैटर्न से एनर्जी जाएगी बिल्कुल सीधी, तो कमरे में जितना ये दरवाजा खुला है, सामने की दीवार पर उतना ही हिस्सा चमकेगा। बाकी जगहों पर क्या होना चाहिए फिर, क्योंकि लाइट को मुड़ना नहीं आता है, तो बाकी जगहों पर क्या होना चाहिए, अंधेरा रहना चाहिए।
लेकिन हम तो देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि दरवाजा खुला है, यहाँ सूर्य निकला हुआ है और हमने अपनी टेबल यहाँ लगाई और यहाँ अपनी चेयर लगाई और बड़ी आसानी से हम पढ़ाई करते हैं। तो अगर ये तीर जैसे चलती है, गोली जैसे चलती है, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट बिना बदले हुए, तो केवल इतना दरवाजा खुला था तो कमरे की दीवार, सामने वाली दीवार का केवल इतना हिस्सा चमकना चाहिए था। लेकिन हम तो देखते हैं कि यहाँ पर, अब आपके हिसाब से ये वाली यहाँ पर कोई रोशनी आनी चाहिए थी क्या? यहाँ पर कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठ के पढ़ लेते हैं। इसका मतलब रोशनी वहां जा रही है। तो ये रोशनी कैसे पहुंच गई? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने तरीका बताया। बोले कि ये लाइट ऐसे नहीं चलती है, उन्होंने बताया लाइट फैल के चलती है इस वाले पैटर्न में, जैसे पानी चलता है। तो पानी कैसे चलता है? आप यहां से पानी छोड़ दीजिए कमरे की तरफ, कमरे की तरफ बहुत सारा पानी एकदम से छोड़िए, कैसे चलेगा पानी? पानी ऐसे फैल के चलता है, यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। अब यहां क्या आ गई? दीवार। तो यहां से अंदर नहीं घुसेगा, लेकिन यहां से घुसेगा अंदर। अगर यहां से अंदर प्रवेश करेगा तो कैसे? क्या केवल सामने की दीवार पर टकराएगा? कैसे चलेगा? ऐसा फैल के चलेगा पानी, ऐसा। और इस तरह से कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पानी पूरे कमरे में फैल गया। ऐसे ही तो लाइट आई है कि लाइट यहां से प्रवेश करी है, कोई दरवाजा कहीं नहीं लगा दूसरा, और लाइट पूरे कमरे में फैल गई है। बात समझ में आई? अगर आपने कोई दरवाजा अपना यहां बनाया होता, यहां एक दरवाजा लगाया होता और यहां पर एक कमरा बनाया होता आपने, तो वो लाइट ऐसे यहां भी चली जाती, इस कमरे में भी थोड़ी सी रोशनी पहुंच जाती। फिर अगर एक कमरा आपका यहां कहीं पर बना होता और ये उसका डोर होता, खुला हुआ हिस्सा होता, तो ये एनर्जी यहां पर भी ऐसे पहुंच जाती। ये फैल के चलने वाला तरीका किसका है? तरंग का या तीर का? तरंग का। अब देखो, तीर वाला तरीका और तरंग वाला तरीका, इन दोनों का हम नाम रखे देते हैं। तीर वाला तरीका कौन सा है? किरण। तीर वाला तरीका कौन सा है? किरण का। और आपने देखा है हम ऐसे ही बनाते रहे हैं। हमने टेलीस्कोप पढ़ा, माइक्रोस्कोप पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन किए, मिरर्स पढ़े, उनमें जब भी हमने लाइट को चलाया है तो बिल्कुल सीधा चलाया और उसमें एरो लगा दिया करते थे। तो वो वाला कौन सा तरीका था? किरण वाला तरीका, रे ऑप्टिक्स था, वो रे वाला मेथड था। और ये वाला जब फैल के चलेगा तो ये वाला कौन सा तरीका है? वेव वाला तरीका है। अब ये मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि बाहर सन निकला हुआ है, कमरे में केवल एक ही दरवाजा लगा है और लाइट सब जगह पहुंचती है, तो ये कौन सा वाला तरीके से पहुंच रही है? तरंग वाले तरीके से या किरण वाले तरीके से? तरंग वाले तरीके से। इसका मतलब आप भी यही कहना चाहते हो कि जो प्रकाश है वो तरंग वाले तरीके से चलती है। तो आपने अभी तक तो किरण से चलाया है, तरंग से क्यों नहीं चलाया उसको? समझ में आया? यही चीज साइंटिस्ट लोगों ने लाइट के लिए लगाया, और उन्होंने अब जब लाइट के लिए लगाया तो एनर्जी के तो दो तरीके हुए ना चलने के। अब ये दोनों तरीके साइंटिस्ट लोगों ने लगाए। अब उनमें से कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना था कि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक अगर चल के जाएगा तो वो सीधा चलेगा। किसकी तरह चलेगा? किरण की तरह चलेगा, लाइट रे की फॉर्म में चलेगी। उनमें से कुछ वैज्ञानिक ऐसे दूसरे रहे जिनका ये मानना था, इसको देख करके, ये देखते हुए कि लाइट में तो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो ये देखते हुए उनका कहना था कि नहीं, लाइट रे की फॉर्म में नहीं चलती है। लाइट किसकी फॉर्म में चलती है? लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। तो कुछ वैज्ञानिक कहते थे कि लाइट किरण की तरह चलती है, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि लाइट तरंग की तरह चलती है। हम किसकी बात माने? हम किसकी बात मानेंगे कि लाइट ऐसे चलती है? तो पब्लिक को तो प्रूफ चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए उसके लिए।
तो किरण से हमने बहुत सारे प्रूफ आपको करके दिखाए। प्रूफ कैसे चाहिए कि प्रकाश में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और वन बाय वन आगे उनको पढ़ते जाओगे। अभी तक आपने कुछ घटनाएं पढ़ी हैं, परावर्तन, अपवर्तन और एक वर्ण विक्षेपण घटना पढ़ी है, आपने पढ़ी है ना। और ये सब घटनाओं की व्याख्या हमने की है, लेकिन प्रकाश को क्या मानकर किया गया है? किरण मानकर किया गया है। ये इनको एक्सप्लेन करते समय हमने ये माना है कि जो लाइट है वो रे की फॉर्म में चलती है, वो किरण के तरह चलती है। अब अगर कोई वैज्ञानिक ये कहता है कि नहीं, प्रकाश किरण की तरह नहीं चलता है, प्रकाश तरंग की तरह चलता है, तो ठीक है, यही सारी चीजें अब वो हमको अपनी तरंग से प्रूव करके दिखाए। वो प्रकाश को कैसे चलाए, तरंग जैसा चलाए, और प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब चीजें उसका हमको प्रूव करके दिखाए। वर्ण विक्षेपण, सारी चीज वो प्रूव करके हमको दिखा देगा, तो हम मान जाएंगे कि प्रकाश कैसे चलता है, तरंग जैसे चलता है। किरण जैसा तो हम अभी तक मान ही रहे थे, तभी तो सब कुछ उसी से एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन अगर जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, प्रकाश किरण जैसे नहीं चलता है सीधी रेखा में, बल्कि वो फैल के चलता है और वो एक तरंग के जैसे चलता है, तो वो लोग आए और प्रकाश की इन्हीं घटनाओं को हमको अपनी तरंग से प्रूव करके दिखाएं। अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो हम मान जाएंगे कि प्रकाश तरंग की तरह चलता है। ठीक है, तो ये प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बात कौन से वैज्ञानिक ने बताई? ये न्यूटन का कहना था। ये किसका कहना था? न्यूटन का कहना था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, गोली जैसे, एक कण जैसे पत्थर मार दो सीधा जाता है, वैसे चलता है। ये कहना न्यूटन का था। लेकिन प्रकाश ऐसे फैल के चलता है, तरंग जैसे चलता है, ये वाली बात हाइगेंस ने बताई। उनका कहना था कि नहीं, प्रकाश गोली जैसे नहीं चलता, प्रकाश कैसे चलता है? तरंग जैसे चलता है। तो अब ये दोनों में होड़ लग गई भाई, कि दोनों लोगों को अपनी अपनी बात प्रूफ करके दिखानी है। तो किरण प्रकाशिकी तो हम कर ही रहे थे, तरंग से अब करके दिखाना हमको बाकी था, कि यही सारी चीजें अब मुझे आप वेव से करके दिखाओ। अगर आप तरंग से मुझे परावर्तन प्रूफ कर दोगे, परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर सिद्ध कर दोगे, अपवर्तन प्रूफ करो तरंग से, जिसमें सारी चीजें प्रूफ करो, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, ये प्रूफ करके दिखाओ। लेकिन किरण का यूज नहीं करेंगे आप, तरंग का यूज करेंगे, तो ही हम मानेंगे कि प्रकाश तरंग की तरह चलता है। और ये हुआ, होने लगा, ये चलने लगा। हाइगेंस ने करके दिखाया। हाइगेंस ने अपने तरंग से परावर्तन प्रूफ किया, अपवर्तन प्रूफ किया, और लगातार करते रहे। जब हाइगेंस लाइट की ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे थे, उस वक्त लाइट में एक और, जैसे लाइट में मैंने बताया परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, और अभी आगे चल के आप पढ़ोगे ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। ये सब लाइट के कैरेक्टर्स हैं। लाइट में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ नाम आपको गिनाए, जिनमें से कुछ कॉमन नेम जो कि अभी तक आप पढ़ चुके हैं, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। लाइट में ऐसा नहीं कि सिर्फ तीन ही कैरेक्टर लाइट के हैं, प्रकाश के इतने कैरेक्टर्स हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने गुण है उस पर। अभी मैंने आपको बोला, अभी आगे चलकर आप पढ़ोगे, पोलराइजेशन का गुण उसमें होता है, जिसको हिंदी में ध्रुवण कहा जाता है। लाइट में व्यतिकरण की भी एक कैरेक्टर होती है, जिसको हम इंटरफियरेंस कहते हैं। लाइट में विवर्तन भी होता है, जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरह से लाइट में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये दो तरह की थ्योरी है, कोई कहता है लाइट रे फॉर्म में चलती है और कोई कहता है लाइट वेव फॉर्म में चलती है। तो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन हो गया कि हम कौन सी मानेंगे। तो हमारा तो एक ही बात थी कि जो थ्योरी, अगर ये लोग कहते हैं कि रे जैसे चलती है, तो सब जितने लाइट के गुण हैं सब आप अपनी रे से प्रूव करके दिखाओ हमको।
रे के नियम लगाओ और उससे सारे गुण उसके प्रूव करके दिखाओ, हम मान जाएंगे कि रे जैसे चलती है। और जो ये वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि वेव फॉर्म में चलती है, तो ये लोग आवे और ये लोग भी अपने लाइट के जितने कैरेक्टर हैं अपनी वेव फॉर्म से हमको प्रूफ करके दिखावें। अगर इन्होंने ये काम, तो जो ये काम कर देगा, जो भी ये काम कर देगा, हम उसी की थ्योरी मान जाएंगे और वही पढ़ाई हम करेंगे। लेकिन हमने इसमें भी एक चीज और देखी कि केवल एक थ्योरी लाइट के सब गुणों को एक्सप्लेन कर दे, हुआ ही नहीं, ऐसा असंभव हुआ कि केवल वेव थ्योरी आ जाए और लाइट के जितने गुण हैं एक एक करके सबको व्याख्या करके दिखा दे, पॉसिबल नहीं होता। या किरण प्रकाशिकी के वैज्ञानिक आए, रे ऑप्टिक्स के साइंटिस्ट आए और अपनी किरण प्रकाश को एक किरण मान करके उसके सारे गुणों को एक्सप्लेन कर दें, ऐसा भी नहीं हो पाया। तो जब हाइगेंस या तरंग के जो वेव ऑप्टिक्स के जो साइंटिस्ट थे, वो जब उन्होंने प्रूव करना स्टार्ट किया, तो लाइट में हमको एक बड़ा अच्छा गुण मिला, एक ऐसा कैरेक्टर मिला, अच्छा गुण या बड़ा मैजिकल कैरेक्टर मिला, एकदम जादू जैसा। कैसे जादू जैसा? जादू जैसा ऐसे तरंग में, मैं किसकी बात कर रहा हूं? तरंग की। वेव ऑप्टिक्स के जो साइंटिस्ट थे, तो उसमें से एक साइंटिस्ट ऐसे हुए, उन्होंने बिल्कुल लाइट से जादू ही करके दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया? कि उन्होंने एक टॉर्च ली, एक टॉर्च जलाया, सामने एक पर्दा लगाया उन्होंने। जब टॉर्च जलाया तो सामने का पर्दा क्या होगा? चमकेगा या अंधेरा रहेगा? चमकेगा। अरे ऑब्वियसली, टॉर्च जला रहे हो तो पर्दे में अंधेरा क्यों रहेगा? पर्दा चमकेगा। ठीक, ये वाली टॉर्च हमने जलाई, पर्दे में ब्राइटनेस आई, देखा हमने, सबने देखा। इसके बाद इस टॉर्च को हमने ऑफ कर दिया, बंद करके रख दिया। अब एक दूसरी टॉर्च लाए, टॉर्च वैसी ही एक दूसरी टॉर्च लाए, पर्दे पर फिर जलाया हमने, पर्दे की तरफ। पर्दे पर क्या होगा? ब्राइटनेस आएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। विदाउट एनी डाउट पर्दे पर ब्राइट आपको दिखेगी, ब्राइटनेस दिखेगी, चमकीला दिखेगा। दूसरी टॉर्च से वी आर वेरी हैप्पी कि दोनों टॉर्च हमारी काम कर रही हैं और पर्दे को चमका रही हैं। अब हमने क्या कर दिया? दोनों टॉर्च को ऐसा पास पास लगाया और दोनों को एक साथ ऑन कर दिया। अब हमें पर्दे पर एक बड़ी विचित्र चीज देखने को मिली, एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमिना देखने को मिला। क्या स्ट्रेंज फिनोमिना देखने को मिला? एक टॉर्च जलाते थे, लाइट पहुंचती थी, हटा दिया। दूसरी टॉर्च जलाते थे, फिर भी लाइट पहुंचती थी, पर्दे में ब्राइटनेस आती थी, हटा दिया। अब दोनों टॉर्च एक साथ हमने जला दी। अब क्या देखते हैं कि पर्दे पर डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। जबकि हम एस्पेक्ट क्या करते हैं कि जब दो टॉर्च जलाएंगे तो पर्दे पर क्या होना चाहिए? डबल ब्राइटनेस होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा, और न सिर्फ उन वैज्ञानिकों ने देखा, सभी ने देखा उस समय कि वाकई में पर्दे का एक पॉइंट ऐसा है जहां पर क्या दिखता है आपको? अंधेरा। तो सबकी उम्मीद क्या थी कि डबल टॉर्च जलाने से उजाला और बढ़ जाना चाहिए, चमक और बढ़ जानी चाहिए, पर चमक और बढ़ने के बजाय वो तो घट गई। और न सिर्फ घटी बल्कि क्या हो गई? जीरो। कौन से वैज्ञानिकों ने करके देखा? किरण वालों ने कि तरंग वालों ने? तरंग वालों ने ये करके देखा। अब उन्होंने जब देखा तो क्योंकि लाइट में ये घटना घटित हो रही थी, तो इसको भी हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तरंग के वेव ऑप्टिक्स के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस घटना को एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो गया। उन्होंने उसकी व्याख्या करके दिखाई और बड़ी सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन उसका हुआ। कौन से वैज्ञानिकों ने की? वेव ऑप्टिक्स के साइंटिस्ट ने वो एक्सप्लेनेशन करके दिखाया। आप पढ़ेंगे इस घटना को, व्यतिकरण कहेंगे, आगे चलकर आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन करके दिखाया। ठीक है, उस समय जब ये जादू हमको दिखा तो जाहिर सी बात थी कि कौन से लाइट का कौन सा नेचर इसको एक्सप्लेन करके दिखा रहा था? वेव नेचर। तो हमने भाई रे ऑप्टिक्स वालों को भी बुलाया कि अब आप भी आ जाओ, तुम भी ये जो लाइट में देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करो क्यों हो रहा है।
लेकिन आप वेव नहीं लगाओगे। आप किसके साइंटिस्ट हो? रे के। आप क्या लगा के प्रूव करके दिखाओ? रे लगा के। सालों लगे रहे, प्रूव ही नहीं हुआ। आज तक रे ऑप्टिक्स लगाकर प्रकाश की उस गुण को हम प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन वेव ऑप्टिक्स लगाकर प्रकाश का वो गुण हम बड़े सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हैं, सफलतापूर्वक उसकी व्याख्या करते हैं। अब क्या होना चाहिए? क्या लाइट का नेचर हमको किरण का मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अब ये प्रॉब्लम आ गई। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि प्रकाश के अगर किरण प्रकाशिकी से आप लाइट के इस वाली घटना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब लाइट किरण जैसे नहीं चलती, और हम कहेंगे भी आप कुछ कर भी नहीं सकते। और अगर आप कहते हो कि नहीं चलती है तो ले फिर प्रूव करो इसको, लेकिन आपसे प्रूव नहीं हो रहा है। तो लाइट किस तरह से चलती है? किरण से, बस सॉरी वेव तरंग जैसे लाइट चलती। तो ये चीजें सामने आती गई समय समय पर। तो धीरे धीरे हाइगेंस का कहना था कि प्रकाश तरंग जैसे चलती है, और न्यूटन का कहना था कि प्रकाश ऐसे पार्टिकल जैसे चलती है। लेकिन प्रकाश की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिनकी व्याख्या करने के लिए हम किरण का यूज नहीं कर पाए, बल्कि उनकी व्याख्या करने के लिए हमको फाइनली ये मानना ही पड़ा कि लाइट कैसे चलती है, लाइट तरंग जैसे चलती है। तो हमने मान लिया, क्योंकि किरण में फिर ये प्रूव हो नहीं पाया, तो फाइनली ये हमको मानना पड़ गया कि लाइट किस तरह से चलेगी? लाइट वेव जैसे चलेगी। तो लाइट का नेचर कौन सा नेचर है? वेव नेचर है, तरंग प्रकृति है लाइट की। बात समझ में आई? आगे आप इसके बारे में और पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में हर प्रॉपर्टी की व्याख्या वेव नेचर कर दे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और हर प्रॉपर्टी की व्याख्या रे नेचर कर दे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे, आपको आगे चलकर ये भी पता लगेगा कि लाइट का गुण कौन सा है, फिर किस प्रकृति की होती है लाइट। क्या वो रे नेचर की होती है या वो वेव नेचर की होती है? तो आंसर है लाइट के दोनों नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि लाइट रे नेचर की है, वेव नेचर की नहीं है, तो भी हम रे नेचर लेकर उसका सारे गुण एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और अगर हम ये बोलते हैं कि लाइट का नेचर रे जैसा नहीं है, वेव जैसा है, तो वेव मान करके भी हम लाइट के सारे गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कुछ गुणों की व्याख्या करने के लिए हमको ये मानना पड़ता है कि लाइट कौन से नेचर में चलती है, रे, और कुछ गुणों को एक्सप्लेन करने के लिए हमको ये मानना पड़ता है कि लाइट वेव नेचर में चलती। तो आगे चल के आप ये पढ़ोगे कि लाइट का नेचर दोहरा होता है, डुअल नेचर, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। इसे हिंदी में और शुद्ध भाषा में प्रकाश की द्वैत प्रकृति के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि किसी एक नेचर को मानकर लाइट के सभी गुणों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि अब हमने एक चीज, तो ये अब हमको पता लग गया कि प्रकाश वेव फॉर्म में भी चलता है। तो प्रकाश की ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो वो कौन से रूप में जाती है? तरंग रूप में जाती है। और इसीलिए प्रकाश के उस पार्ट का नाम, उस हिस्से का नाम जिसमें हम प्रकाश को तरंग मानकर उसके सारे गुणों की व्याख्या करेंगे, उस हिस्से का नाम क्या रखा गया? तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स उसका नाम रखा गया। और यही चीज हम लोगों को स्टडी करनी है। तो ये मेरी कुछ बातें आपको समझ में आई? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब जब ये आप मान ही गए हैं कि तरंग जैसे ये लाइट चलती है, तो अब इसके बारे में और चीजें आप आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस लाइट में जब तरंग जैसे चलेगी तो कौन चलता है? अब ये बात आई, तरंग चलेगी तो कौन चलता है? क्योंकि माध्यम के पार्टिकल तो चलते नहीं तरंग में। जैसे रस्सी आप ऐसा कस के झटका देते हो तो क्या यहां वाली रस्सी वहां चली जाती है? यहां वाली रस्सी वहां नहीं जाती, केवल डिस्टरबेंस जाता है। पानी में पत्थर जब आप मारते हो ऐसा, तो क्या यहां वाला पानी
वहां चला जाता है, पानी नहीं जाता। केवल कौन जाता है, उसका एनर्जी जाती है। एनर्जी और मोमेंटम, ऊर्जा और संवेग, ये चल के जाते हैं। अब लाइट में भी अगर ऐसा हो रहा है तो लाइट में कौन एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जा रहा है, उसको हम लोग देखने के लिए चलते हैं। तो उसमें इससे आप समझ सकते हो बड़ी आसानी से कि जब आप इसके सामने खड़े थे, उस वक्त जब आपने यहां पत्थर मारा और ये लहर ऐसे चल के आपकी तरफ आई, तो आप समुद्र का एग्जाम्पल सोचिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, और समुद्र के किनारे खड़े तो एक पानी की ऊंची लहर ऐसा आपकी तरफ आती है, ये आपसे टकराई दीवार जैसे, बिल्कुल उसको इमेजिन करिए कि बड़ी ऊंची लहर है और वो आपकी तरफ आती है, ऐसे टकराती है दीवार जैसे। फिर अगली लहर फिर आई, आपसे टकराती है, फिर अगली लहर आपसे आई, टकराती है। लाइट में भी ऐसा ही होता है। एक तो लाइट फैल के चलती है, अगर तरंग आप मान रहे हैं फैल के चलेगी। दूसरा, दो नेचर मैंने बताए, एक तो नेचर क्या है, फैल के चलना, दूसरी उसकी प्रकृति क्या है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी फिर मैक्सिमम फिर जीरो। लाइट इसमें आती है तो मैक्सिमम फिर जीरो, फिर मैक्सिमम फिर जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, पर हमको तो कभी दिखता नहीं है। तो हमको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी होता है। तो दीवार में जो लाइट जा रही है एक बल्ब से, ये बड़ी जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे हो रही है, पर हमारी आंखों में इतनी क्षमता नहीं है कि जितनी तेजी से ये ऐसे ज्यादा कम हो रहा है वो हमको दिखाई दे सके। हमारी आंखों में इतनी पावर नहीं है, तो हमें एक जैसा लगातार दिखता है। समझ आ रहा है? इसलिए हमको वो कम ज्यादा होते हुए नहीं दिखता, लेकिन ऐसा होके चलता है ये। तो वेव में चलता कौन है, यही चीज हम लोग समझ रहे थे। तो लाइट में भी ऐसा होगा, लाइट में भी ऐसा होगा कि ये दीवार जैसे कुछ आएगा, हमसे टकराएगा, फिर उसके बाद तो ये मैक्सिमम एनर्जी आ गई। उसके बाद कैसी एनर्जी आएगी, जीरो एनर्जी आएगी, फिर मैक्सिमम एनर्जी आएगी, हमसे टकराएगी, फिर उसके बाद जीरो आएगी, फिर मैक्सिमम आएगी, हमसे टकराएगी। तो ये जो मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास आती है और हमारे शरीर से टकराती है, साइंस में लाइट में हमने इसका एक नाम रखा, और वो नाम था तरंगाग्र। क्या नाम रखा गया उसका, तरंगाग्र, वेव फ्रंट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और ये बड़ा आसान है। फ्रंट का मतलब सामने का हिस्सा, और वेव मतलब तरंग के। तो तरंग के सामने का हिस्सा जो हमारी तरफ आता है दीवार जैसे, उसका नाम हमने क्या रख दिया, तरंगाग्र। उसका नाम हमने वेव फ्रंट रखा। कुछ बातें समझ आ रही हैं? तो समुद्र के किनारे जब आप खड़े हैं तो ये जो लहर आ रही है, ये क्या है, ये वेव फ्रंट है, ये एक तरंगाग्र है। अब तरंगाग्र होता क्या है, लाइट के केस में तरंगाग्र हम किसको कहा करेंगे, तो तरंगाग्र हम इसको कहेंगे, थोड़ा आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, कि जैसे हमने एक बल्ब जलाया, यहां पर जैसे हमने ये बल्ब ऐसे जलाया तो इसकी लाइट किधर की तरफ जाएगी, आंसर है इसकी लाइट आपकी तरफ भी आएगी, ऐसा ऐसे ऊपर नीचे चारों तरफ इसकी लाइट फैलेगी, पीछे भी जाएगी, चारों तरफ लाइट जाती है। अब जैसे ही हमने यहां से लाइट को ऑन किया, बल्ब जलाया, एनर्जी इसकी निकली और चारों तरफ ऐसे फैली, गुब्बारे जैसे। आप एक बड़ा सा गुब्बारा लीजिए और उसको ऐसा फुलाना स्टार्ट करिए। तो जब आप गुब्बारे को फुलाना स्टार्ट करेंगे तो वो गुब्बारा किस तरफ फैलता है, चारों तरफ फैलता है। वो इधर भी फैलेगा। आप अगर यहाँ खड़े हैं तो आपको लगेगा हमारी तरफ आ रहा है, कोई अगर यहाँ खड़ा है उसको लगेगा नहीं हमारी तरफ आ रहा है, सामने वाले को लगेगा हमारी तरफ आ रहा है, चारों तरफ ऐसे फैल के चलता है। तो उसको थोड़ा सा इमेजिन करिए कि लाइट का बल्ब हमने यहाँ पर जलाया, जब बल्ब हमने यहाँ पर जलाया उससे चारों तरफ ऐसे लाइट चली। अब हम क्या करते हैं, चारों तरफ एनर्जी चली तो बल्ब जलते ही जब वो एनर्जी यहाँ पहुंचेगी, यहाँ का पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेगा, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ का पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ऐसे धीरे धीरे एनर्जी पहुंच जाएगी बहुत दूर तक। हम क्या करते हैं, बल्ब हमने जलाया और बल्ब जलाने के बाद हमने देखा और तरंग में एक चीज आपने पढ़ी हुई है, क्लास 11th में एक शब्द आता था कला, जिसको कहते थे फेज। कला हमको क्या बताती है, तो आंसर है कला
कंपन करने वाले किसी भी कण की कला हमको दो बातें बताती है। एक तो उसकी स्थिति और दूसरा उसके गति की दिशा, कि वो किस तरफ गति कर रहा है। अभी वो ऊपर की तरफ पार्टिकल जा रहा है कि वो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरा, जहां से तरंग चली है वहां से कितनी दूर है वो पार्टिकल, ये भी हमको बताता है। तो किसी भी कंपन करने वाले कण की कला हमको कितनी बातें बताती है? दो। पहली चीज क्या बताती है? स्थिति। स्थिति यानी कि तरंग जहां से स्टार्ट हुई है वहां से कितनी दूर है ये पार्टिकल। दूसरी चीज क्या बताती है? उसके गति की दिशा, कि वो पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा है तरंग वेव में, कि वो पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए नीचे जा रहा है। ये दो बातें हमको बताती है उसकी कला। ठीक, तो हम कला को पकड़ते हैं। जैसे ही हमने बल्ब जलाया तरंग चारों तरफ फैली। अब हमने क्या किया? समान कला वाले पार्टिकल्स को पकड़ा। बाई चांस मैंने मान लिया कि हमने एक कण यहां पर मिला जिसका फेस है पाई फेस है उसका। अगर इसका फेस पाई है, कला को हम दो तरह से बताया करते थे, आप याद करिए, एक कोण के पदों में और एक टाइम के पदों में। याद आया? आवर्तकाल के पदों में भी बताते थे और एंगल के टर्म में भी हम आपको बताते थे। तो हम एंगल के टर्म में बात कर रहे हैं। बल्ब जलाया और तरंग आगे चली, तरंग में पार्टिकल ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। हमने एक पार्टिकल यहां पर पकड़ा और उसका फेस डिफरेंस था पाई। तो इधर वाली तरंग जो जा रही थी उसमें एक पार्टिकल का फेस डिफरेंस कितना था? पाई। ठीक है, ऐसा ही इधर भी तो तरंग जा रही है। इधर भी कौन सा पार्टिकल पकड़ी है? पाई वाला। इधर भी जा रही है कौन सा पार्टिकल? पाई। आप चारों तरफ तरंग जा रही ना, तो चारों तरफ की उन पार्टिकल्स को आपको पकड़ना है जिनकी कला कितनी कितनी है? पाई। और इसके बाद सबकी पाई से पाई चुका दो। कैसे? सबको मिला दो आपस में। तो जब सब पाई वाले केवल सबको मिलाया हमने, तो आपको एक प्लेन जैसे मिलेगा, एक सरफेस जैसे मिलेगा, एक दीवार जैसे आपको मिलेगा, एक बैलून जैसे मिलेगा। बल्ब के केस में अलग अलग सोर्स में अलग अलग टाइप का ये हमको मिलेगा। बल्ब के केस में एक गोल सरफेस मिलेगी गुब्बारे जैसी। तो वो जो सरफेस होगी उस सरफेस का हम नाम क्या रखेंगे? तरंगाग्र। और वही ऐसे बढ़ती है आगे की तरफ। तो क्या हम हमेशा पाई कला वाले पार्टिकल को ही मिलाएंगे? ऐसा नहीं है। मेरा मकसद इतना है कि एक तरफ अगर आपने पाई कला वाला कण लिया है तो फिर हर तरफ कौन सा लो? पाई वाला, और उसको मिला दो। आपको नहीं पसंद है, एक तरफ आपने 0.5 पाई वाला पार्टिकल लिया, तो फिर चारों तरफ आप क्या करना है? 0.5 पाई पार्टिकल पकड़ना है कला वाला और उन सबको मिला के एक सरफेस बनानी है। तो चाहे जितनी कला का पार्टिकल आप लो, लेकिन फिर उतनी ही कला के पार्टिकल्स को आपको मिलाना है। तो पाई वाला कंपलसरी नहीं है, कला सेम रहनी चाहिए उसकी। तो अब हमने क्या देखा? अगर हमने 0.5 पाई वाले सारे पार्टिकल्स को ऐसा ज्वाइन करके एक तल बना दिया, तो ये कैसा तल है? ये जो तल बनेगा इसमें ये वाले पार्टिकल की कला कितनी है? पाई या 0.5 पाई। इस पार्टिकल की कला कितनी है? 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 तो क्योंकि आपने मिलाया ही सबको एक जैसे कला वाले, तो सभी पार्टिकल्स की कला कैसी होगी? सेम। तो ये जो तल हमारे पास बन के आएगा, इस तल को हम बोला करेंगे तरंगाग्र। लेकिन क्या ये तरंगाग्र केवल एक तरफ ऐसे चलेगा? नहीं, चारों तरफ ऐसा चलेगा। लेकिन हम जिधर खड़े होंगे हमको तो केवल उधर वाला ही दिखेगा ना, लेकिन फैल के चारों तरफ चलेगा। तो तरंगाग्र की हमने एक डेफिनेशन बनाई। तो तरंगाग्र क्या होता है? आंसर है तरंगाग्र एक प्रकार का तल होता है। तरंगाग्र एक प्रकार का क्या होता है? तल, एक दीवार जैसे। बिल्कुल गुब्बारा अगर हम फुला रहे होंगे तो दीवार जैसे आपकी तरफ आ रहा होगा ना, वो तो एक तल होता है तरंगाग्र। और उस तल की खास बात क्या है? उस तल में स्पेशल ये है कि उस तल में जितने भी पार्टिकल पकड़े गए थे
वो सारे पार्टिकल की कला कैसी थी, सेम थी। यही हमने लेकर के इन्हीं शब्दों को जोड़ दिया और तरंगाग्र की परिभाषा बन गई। ऊर्जा संचरण के दौरान, यानी कि माध्यम में उस समय क्या हो रहा होना चाहिए, ऊर्जा संचरित होना चाहिए। अब बल्ब बंद करके आप तरंगाग्र ढूंढने जाओगे तो कहां मिलेगा, जब एनर्जी नहीं चली है तो कहां से आपको मिलेगा। ठहरे हुए पानी में आपको तरंग कहां मिलेगी, तो उसके लिए ऊर्जा का क्या होना जरूरी है, संचरण, एनर्जी का प्रोपेगेशन बहुत जरूरी है। तो ऊर्जा संचरण के दौरान माध्यम में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा तल, पृष्ठ को आप क्या बोल सकते हो, तल, एक ऐसा तल जिस पर उपस्थित माध्यम के सभी कणों के कंपन की कला समान होती है, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। और वेव फ्रंट का सीधा साधा मतलब है वेव के फ्रंट, यानी कि वेव के सामने का पार्ट, उसको वेव फ्रंट बोलेंगे। तो क्या वेव फ्रंट के बारे में कुछ बात समझ में आई आपको, आई कि जैसे ही एक बल्ब जलाते हो, जैसे यहां पर हमने पानी में पत्थर मारा, तो जब हमने पानी में पत्थर मारा, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सब के कंपन की कला कैसी होगी, समान। क्यों, क्योंकि यहां से तरंग जब चली तो इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर बराबर टाइम में बिल्कुल पहुंची होगी। क्या ऐसा हुआ होगा कि तरंग जब यहां पत्थर मारा और तरंग यहां चली तो इसके पास पहले पहुंच गई होगी और उसी रिंग में इसके पास देर से पहुंची होगी, चारों तरफ फैल रही है, तो जितनी देर में यहां उतनी देर में यहां, तो सब जगह बराबर टाइम पे पहुंच गई होगी। अगर सब जगह बराबर टाइम पे पहुंच गई तो सारे कंपन, सारे कण एक तरह से ही तो कंपन कर रहे होंगे, तो फिर ये क्या बन गया, एक, ये तरंगाग्र है। अगला तरंगाग्र ये बना, इस पर जितने भी पार्टिकल हैं आप देख लो, सारे कणों की कला कैसी है, सेम, इसलिए ये भी क्या चीज है, तरंगाग्र। तो इस तरीके की चीज को तरंगाग्र बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट का सोर्स है, ये तरंगाग्र हो जाए। ऐसा क्यों तरंगाग्र हो जाएगा, इसमें तो यहां लाइट को पहुंचने में बहुत देर लगेगी और यहां तो बड़ी जल्दी लाइट पहुंच जाएगी। यहां पहुंचने में देर लगेगी, यहां जल्दी पहुंच जाएगी। तो ऐसा हो जाएगा कि इसके कंपन की कला और इसके कंपन की कला क्या जरूरी है कि बराबरी होगी, बराबर तो नहीं होगी। जहां जल्दी पहुंच जाएगी वो पार्टिकल पहले ही कंपन करना शुरू कर देगा, और जहां थोड़ा देर से पहुंचेगी वो पार्टिकल बाद में कंपन करना शुरू करेगा। तो हो सकता है आउट ऑफ स्टेप हो, एक साथ कंपन ना कर रहे हो, तो इनके कंपन की कला कैसी होगी, अलग अलग होगी। लेकिन तरंगाग्र तो हम किसको बोलेंगे, उस सरफेस को बोलेंगे, उस पृष्ठ को बोलेंगे, उस तल को बोलेंगे जिसमें जितने भी पार्टिकल उपस्थित हों, जितने भी पार्टिकल मौजूद होंगे, फिर उनके सब के कंपन की कला एक जैसे बिल्कुल होगी, उनमें डिफरेंस नहीं होगा, फिर उनमें उनके बीच कलांतर जीरो रहेगा। फिर तो ऐसी चीज को, एक दीवार जैसी चीज को, समुद्र के किनारे खड़े होकर लहर को सोचिए, हम गुब्बारा फुलाते हैं तो आप उसकी सरफेस को सोचिए कि आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है, वो क्या है, तरंगाग्र। लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो हमने आपके सामने लिखी है। तो वेव फ्रंट तो हमने सीख लिया। अब हम ये सीखना चाहते हैं उसके बाद कि ठीक है, वेव फ्रंट हम मान गए कैसा होता है, लेकिन अलग अलग सोर्स के लिए हमने देखा कि वेव फ्रंट का आकार अलग अलग टाइप का होता है। अगर लाइट का सोर्स ऐसे पॉइंट जैसा है तो चारों तरफ ऐसे लाइट फैल रही, तो उसका जो ये वेव फ्रंट बनता है ये कैसा बनता है, गोले के आकार का बन जाता चारों तरफ ऐसे। लेकिन अगर लाइट सोर्स ट्यूब लाइट जैसे है, ऐसे, लाइट का सोर्स पॉइंट हमेशा थोड़ी होगा, लाइट का सोर्स ट्यूब लाइट जैसे भी तो हो सकता है। तो अगर लाइट का सोर्स ट्यूब लाइट के जैसे है, उस समय तरंगाग्र कैसा बनेगा। तो इसके बारे में अब हम स्टडी करना चाहते हैं कि अलग अलग लाइट सोर्सेस के लिए किस प्रकार के वेव फ्रंट्स बनेंगे, इनको हम सीखना चाहते हैं। तो अब इनको सीखेंगे, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर इसको करेंगे। लेकिन आज के इतने बड़े डिस्कशन से हमने एक आइडिया तो लगा लिया कि लाइट के चलने का नेचर कैसा है। लाइट के चलने का नेचर तरंग जैसे है,
और तरंग जैसे नेचर में लाइट कैसे चलती है? दो तरह से, एक तो फैल के चलेगी, दूसरा किसी भी जगह पर जब पहुंचेगी तो कैसे होगी? ज्यादा, कम। लाइट की चमक कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। तो हमको क्यों नहीं दिखता ऐसा? क्योंकि ये वाला एक्शन बहुत तेजी से होता है और हमारी आंखें इस इतनी तेज होने वाले एक्शन को देखने के लिए सक्षम नहीं है, तो हम उसको नहीं देख पाते। लेकिन आज के इस डिस्कशन से हमने एक बात सीखी कि लाइट किस तरह से चलेगी? तरंग जैसे चलेगी। और तरंग जैसे चलेगी तो तरंग में आगे बढ़ेगा कौन? तरंगाग्र। तरंगाग्र में क्या खास बात होनी चाहिए कि उस पर वो एक प्लेन होगा और उस समतल पर से सभी कण कंपन की समान कला में होंगे। इतनी चीज हमने आज सीखी। अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम आपको तरह तरह के तरंगाग्र बना के दिखाएंगे कि लाइट सोर्स अगर पॉइंट है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, लाइट सोर्स अगर बेलनाकार है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, लेंस में जब लाइट डालते थे तो वेव फ्रंट कैसे जाता था, प्रिज्म में जब लाइट डालते थे तो वेव फ्रंट कैसे जाता था, मिरर में लाइट भेजते तो वेव फ्रंट कैसे जाएगा और कैसे वापस आएगा। ये सब चीजें अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।